हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और आज हम देख रहे हैं घटना चक्र टो सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे। इसके हम 50 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे और फिर एक वीडियो और मेरी आएगी, वो 50 क्वेश्चन उसमें जीके करेंगे और जल्दी आपको रीजनिंग के भी मैं लाने वाला हूँ। तो टाइम न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कि वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? इसमें देखिए, वह यानी खुद के लिए बात हो रही है, स्वयं के लिए बात हो रही है, अपने निजी के लिए बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहा जाता है? यानी जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या कि एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे परिपत्र कहते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। परिपत्र बोलते हैं जो लिखा जाता है एक एक दो दो में नोटिस टाइप में, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर परिपत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल बोला था, बीज वपन काल बोला था। इन्होंने ही थे जिन्होंने आदिकाल को क्या बोला था? बीज वपन काल बोला था। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 पे सभी लोग एकदम अपना आंसर देते रहे तो कि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। दिए गए शब्दों में से नित्य एकवचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? इसमें देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आपके है जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। बता दीजिए जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। यहाँ पे देखिए इसमें लगातार जो प्रयोग होने वाला है, ठीक है, वो हो जाएगा हस्ताक्षर, ठीक है। नहीं, एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? वो क्या एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? ये सबके लिए होता है। तो हस्ताक्षर इसमें क्या है? एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा तेजी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम कम है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब भी जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर नहीं आएगा, मध्य भी नहीं आएगा, पश्च भी नहीं है, विपरीत स्वर आएगा। इसमें सीधे आंसर दिया हुआ है विपरीत स्वर, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? यानी जो गलत लिखा हुआ है, पांचवा, गांधी, बांस, आंख, इनमें से कौन सा गलत है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, पांचवा, गांधी, बांस, आंख। जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दे ताकि मैं आपके लिए इतना मेहनत जो कर रहा हूँ वो और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। इसमें देखिए आंख जो है वो क्या है? ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत है, ठीक है। आंख जो है वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि आंख में चंद्र बिंदु होती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध गलत छांटना है। कौन सा गलत लिखा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, गलत बताना है। महीना सही है, ये भी सही लिखा है। पूजनीय भी सही लिखा, उपयुक्त सभी ये तो है, लेकिन ये जो व्यंग है ना ये गलत है। व्यंग ऐसे नहीं लिखते हैं, व्यंग गलत है, यानी अशुद्ध विकल्प है ये। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पे स्वार्थ में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। मेरी संधि की वीडियो आ जाएगी जिसमें आप पूरी क्लियर कर लेंगे ये, तो दीर्घ संधि है। इसके बाद देखिए अगला आता है क्वेश्चन 9, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? ये देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, पावन, ठीक है। पावन में पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे 9 वाला हो जाएगा। देखिए पौधन अन क्या है? पौधन अन जो है ये क्या संधि विच्छेद है? किसका? पावन का, यानी औ। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि औ प्लस अ
मिलकर आ बना देते हैं, इसलिए पावन का जो है संधि विच्छेद पौधन अन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा, इसमें कौन सा आजीवन जो है वो कौन सा समास होगा? आजीवन जो है कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा पद जो है वो प्रधान है, दूसरा पद जो है वो प्रधान है, और जब भी दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद में आ तो उसका मतलब होता है ना होता है, यानी जब भी इस तरह से आएगा तब क्या लगा देंगे? अव्ययी भाव समास होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। चलिए 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन सा है? इसमें कर्मधारय समास कौन सा है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा है? चलिए जल्दी से बता दीजिए आप लोग। कर्मधारय नील गगन त्रिफला, देखिए त्रिफला तो दिग्गु हो गया, गांव शहर भी नहीं होगा, पतझड़ भी नहीं है, तो नील गगन यानी गगन जो है क्या है? नीला है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नील गगन। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। यहाँ पर कर्मधारय में क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है, पहला पद हमेशा दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर दूसरे पद की गगन है, गगन का मतलब आकाश, और नील का मतलब नीला है, नीला आकाश है, तो नीला क्या है? विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय हमारा समास वाला वीडियो आ चुका है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सम उपसर्ग से बना साम्राज्य, सम्मुख, सम्राट और सम्राग्री। सम्राट, सम्मुख, सम्राट और सम्राग्री, यानी इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखिए सम यानी सम आधा म है, तो उपसर्ग से बना हुआ क्या है? सम्मुख है, सम्मुख। परा उपसर्ग से बना, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? उल्टा। परा का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, हो गई क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। कृदंत शब्द, ठीक है, कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है, धनवान, नमकीन, नीलिमा। तो यहाँ देखिए कृदंत शब्द जो होता है वो कृत प्रत्यय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? खिलाड़ी जो हो जाएगा यहाँ पर कृत प्रत्यय हो जाएगा, खिलाड़ी जो हो जाएगा यहाँ पर कृत प्रत्यय हो जाएगा, खिलाड़ी। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप है। आँख का तत्सम रूप क्या बोलते हैं? आँख को देखिए सब कुछ दिख रहा है, अच्छी बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं आँख को। आँख का तत्सम रूप क्या? अच्छी होता है। ठीक है, ये भी अब क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग आंसर देते रहिए, और जिसको तैयार है वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखता भी रहे, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग आंसर सही से क्लियर कर रहे हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव में, तत्सम में, संकर में, इनमें से किसी में नहीं। तद्भव में, तत्सम में, संकर में, इनमें से किसी में भी नहीं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? 60 नंबर है क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए। देखिए विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं होता, तद्भव में नहीं होता, तद्भव में नहीं होता। ऐसे ही चौथा का तत्सम रूप है, चौथा का तत्सम रूप पूछा हुआ है, तो चौथा का तत्सम यानी संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द, तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया इस बार, ताकि आप लोग को कोई भी तैयारी में कोई कमी ना हो। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द क्या है? धुआं। तद्भव क्या होता है? धुआं। धुआं को हम धूम्र बोलते हैं संस्कृत में, यानी तत्सम शब्द क्या होता है? धूम्र होता है, और उसी को हम धुआं बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आ जाइए 90 नंबर क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संख्या भेद है। स्वतंत्रता का कौन सा संख्या भेद है? स्वतंत्रता का संख्या भेद क्या है? देखिए स्वतंत्र का मतलब होता है भाव होता है, इसलिए भाव हो गया, जाति है नहीं, गुण किसी का है नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया ही है, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? एक भाव होता है स्वतंत्रता, यानी हमें फ्री छोड़ दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए, आप अंदर आकर बैठिए। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है?
आप अंदर आके बैठिए। इसमें पुरुष आप क्या है, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी एक पुरुष के लिए बताया गया है आप। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 22 में, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। हिंदी इसमें बताना है, क्रिया बताना है, क्या होगा, हिंदी होगा, बहन होगा, सीखती होगा या भाषा होगा, क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसमें जो भी क्रिया का मतलब क्या है, किसी कार्य के करने का बोध कराने वाले को क्रिया बोलते हैं। किसी के कार्य का बोध कराने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा काम कर रही है, सीख रही है, तो सीखती क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है, ये आहा जो शब्द है वो क्या है, आहा आप आ गए, इसमें आहा शब्द क्या है, आहा शब्द क्या है। तो यहाँ देखिए आहा क्या होता है, अव्यय है, अव्यय है, क्या है, अव्यय है। अगला क्वेश्चन, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद के उदाहरण है। सीता सखियों सहित, ठीक है, सखियों सहित गई है, तो ये क्या है, संबंध बोधक है, यानी यहाँ पे संबंध बनाया गया है, यानी सखियों के साथ गया तो संबंध बनाया गया, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। चलिए, और बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी आप देते रहिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे जब तक अभी आने वाला एग्जाम में वीडियो है, ठीक है, CGL है, फिर RO है, लगातार सबके एग्जाम के आपको मिलते रहेंगे। लगातार आप बने रहिए मेरे साथ, सब कुछ मिलेगा आपको। 25 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। अनिक का पर्यायवाची क्या है, अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो यहाँ पे देखिए अनिक का मतलब होता है सेना, अनिक का मतलब क्या हो जाता है, सेना हो जाता है। ऐसे ही कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज, यानी कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ देखिए कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो मनोज होता है, मनोज होता है, मनोज होता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। आज ही अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का विलोम शब्द क्या है, अग्रज का मतलब होता है अनुज, अनुज, ठीक है, अग्रज, अनुज, और उसका उल्टा क्या हो जाता है, अग्रज हो जाता है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, चिरआयु, अल्पायु। देखिए दीर्घायु का मतलब होता है लंबे उम्र वाला, अल्पायु का मतलब होता है कम उम्र वाला। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा खांसी आ गया। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, अल्पायु, ठीक है। 28 क्वेश्चन हो गया। 29 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। उन्नति, प्रगति, वृद्धि और विकास। उन्नति, प्रगति, वृद्धि और विकास। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रगति रही, प्रगति हो जाएगा। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ है। गांधी जी के राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ है, आज तक क्या हुआ है, यानी साकार नहीं हुआ है, साकार नहीं हुआ है। इसमें साकार आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। इसमें बताया गया कि जिसका उपचार न हो सके उसके लिए क्या शब्द है, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए क्या शब्द है, असाध्य बोलते हैं उसे, असाध्य बोलते हैं, ठीक है। दुस्साध नहीं होगा, श्रमसाध्य नहीं होगा, साधनहीन नहीं होगा, असाध्य होगा। जिस तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, यानी इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों जिज्ञासु होता है, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ऐसे ही अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेर नगरी का अर्थ होता है राजविहीन स्थान नहीं, जहाँ अंधेरा हो ये भी नहीं, सुनसान जगह ये भी नहीं, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का मतलब अन्याय, जहाँ पे न्याय ना होता हो तो उसे क्या बोलते हैं, अंधेर नगरी। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो मुहावरा है, चौकड़ी भूल जाना मतलब दिमाग घूम जाना, इस तरह से हम बोल सकते थे। क्या होता है, घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना। यहाँ पे बुद्धि काम ना आना ये भी गलत है, मूर्खता ना दिखाना ये भी गलत है, कभी ना आना ये भी गलत है। तो यहाँ क्या हो जाए, घबरा जाना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। अंधों में कान्हा राजा, रेखांकित लघुकृति का अर्थ क्या है, अंधों में कान्हा राजा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अंधों में कान्हा राजा का मतलब क्या होता है,
पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति में ऐंठन होती है, ये गलत है। बहुत ही लालची, ये भी गलत है। अकेला आदमी मजबूर होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है एक नॉर्मल सरल वाक्य है। बस ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग दे सकते हैं जवाब इसका। इसके बाद आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करें। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए इसमें संयुक्त वाक्य क्या है। देखिए संयुक्त वाक्य को जब भी होता है दो सेंटेंस मिलते हैं इसमें और उनके बीच में एक संबंध बोधक शब्द होता है, तो यहाँ पर देखिए किसी में भी ऐसा नहीं है, बस एक में है सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ संबंध बोधक दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और, किंतु, परंतु, ये सब जब होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य वो क्या है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है 39। क्वेश्चन नंबर 39, लगातार जो बच्चे बने हुए हैं वीडियो को देखिए पूरा, आपका एकदम वीडियो अच्छे से निकलवा देंगे हम लोग। 39 क्वेश्चन देखिए, राम आम खाता है वाच्य में कौन सा रूप है। राम आम खाता है वाच्य में कौन सा रूप है। तो यहाँ पे कर्ता का काम किया जा रहा है तो ये कर्तृवाच्य हो गया। कर्ता पर सब कुछ डिपेंड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में ये कौन सा कारक है। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, देखिए इसमें क्या है, कर्ता, यानी उसने, उसकी बात हो रही है तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। देखिए से आया है, में पर से अगर जब आता है तो क्या होता है, अपादान कारक होता है। मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ से तुरंत आप समझ जाएंगे। तो मेरी कारक वाली वीडियो है, उसको देखिएगा और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। अधिकरण कारक नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, अपादान कारक हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। कौन सा पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा और विदुर। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भेड़ा जो है ये क्या है, भेड़िया, यानी एक स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय लगाने से क्या हो गया है, भेड़ा शब्द हो गया है, तो पुल्लिंग हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, देखते रहिए दोस्तों, लगातार आप लोग आंसर देते रहिए, इससे आप लोग का रिवीजन पता चलेगा क्या हुआ है। 43 क्वेश्चन है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ख्याति। ख्याति क्या है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। मैं आम खाया हूँ, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल के प्रदर्शित करता है। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है, मैंने आम खाया है। तो ये क्या है, भूतकाल है, यानी बीता हुआ चीज़ है कि हमने खा लिया है, तो ये क्या हो गया, बीता हुआ चीज़ है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, भूतकाल है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से यह वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। 45 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। उस बालक का, वो बालक क्या है, नटखट है, ये उसके गुण की बात की जा रही है, ठीक है, वो बालक क्या है, नटखट, इसके गुण की बात की जाती है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाइए। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो सबसे पहले द्वारका, पूजनिया, अंतर्दया, अहिल्या, ठीक है। इसमें सबसे क्या होगा, पूछा गया है कि सबसे शुद्ध वर्तनी बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला द्वारका हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी।
कौन सी है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? 47 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगी? वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। कौन सी पंजाबी भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत और संस्कृत। इसमें कौन सी पंजाबी भाषा नहीं है? तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का बी, यानी पंजाबी जो है वो क्या है, यहाँ पर भाषा नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा ये नहीं है, अब का बना हुआ है, बाकी सब तो प्राचीन पहले से बने थे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए 49 वाले आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासनिक, यानी प्रशासनिक नियंत्रण की बात हम कर रहे हैं। तो डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिख रहा है, सही हो जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश अगर आप लोग जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ और नो में दिया जा सके तो उसको अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, किससे वाक्य शुरू करते हैं? तो अगर इसमें ऐसा होता है तो आप एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करते हैं, हमेशा एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करते हैं। इस तरह से आप लोग देखा कि 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए और 50 क्वेश्चन के बाद ये कंप्लीट है। अब हम लोग हमारी जो इस तरह लगातार अब खत्म कर दिया गया। अब अगले वीडियो जो आ रही है हमारी वो आएगी, वो जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही सेट किया लेकिन मैं अलग अलग करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन, अब हम चलेंगे अगले वाले वीडियो पे। अभी